मित्रों नमस्कार। मित्रों, जो वर्तमान में हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम लोग ज्योतिष के कुछ योगों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे ज्योतिष में वर्णित एक बहुत ही सुंदर योग के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे संख योग के बारे में। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे कि संख योग, सबसे पहले उसकी डिफिनीशन के बारे में, संख योग बनता कैसे है और संख योग बनने की डेमोन्स्ट्रेशन को यहाँ देंगे, दिखाएंगे और कुछ एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे, उदाहरण पे बात करेंगे। शंख योग कैसे बनता है कुंडली में, उसको दिखाएंगे और हम लोग चर्चा करेंगे शंख योग बनता है तो किस प्रकार के फल जातक को प्राप्त होते हैं। तो इन सब चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग बात कर लेते हैं शंख योग बनने के क्या फल है, क्या फायदे हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि शंख योग अगर कुंडली में बनता है तो उसकी डिफिनीशन क्या है। हम यहाँ पे आपको डिफिनीशन बताएंगे, तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपकी कुंडली में शंख योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग शंख योग की परिभाषा बात कर लेते हैं। मित्रों, शंख योग बनने की दो प्रकार की परिभाषा बताई गई है। हम दोनों ही डिफिनीशन पर चर्चा करेंगे। तो शंख योग बनने की जो सबसे पहली डिफिनीशन है उस पर हम बात कर लेते हैं। मित्रों, दोनों ही डिफिनीशंस में कुछ स्पेसिफिक सर्टेन कंडीशंस हैं जो कि पूरी होनी चाहिए, तब जाकर के कुंडली में शंख योग का निर्माण होगा। शंख योग बनने के लिए कुछ ऐसी कंडीशन, अनिवार्य कंडीशन है जो कुंडली में होनी चाहिए, तभी जाकर के शंख योग का निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम पहली परिभाषा पर बात कर लेते हैं। मित्रों, जो सबसे पहली डिफिनीशन है शंख योग बनने की, उसमें कहा गया है सर्वप्रथम कि लग्नेश कुंडली में स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, जब हम किसी भी योग की बात करते हैं तो उसमें हम अगर नहीं भी दिया रहता है तो हम लोग एक चीज ऐड ऑन करते हैं कि लग्नेश कुंडली में मजबूत होना चाहिए। क्योंकि लग्नेश कौन है? जातक का व्यक्तित्व, खुद जातक। तो और जातक की हेल्थ वगैरह सब हम लगन और लग्नेश ही देखते हैं। लग्नेश डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है जातक को। तो अगर लग्नेश किसी कुंडली में कमजोर पड़ गया, लग्नेश किसी कुंडली में अगर कमजोर पड़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? जातक शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर कमजोर पड़ गया। तो जातक अगर कमजोर पड़ गया तो कितने भी राजयोग उसकी कुंडली में हो, वो उसको 100% यूटिलाइज उनको नहीं कर पाएगा। तो इस योग में तो साफ साफ कहा गया है पहले कि लग्नेश कुंडली में मजबूत होना चाहिए। अगर ये नहीं भी कहते तो हम आपको एड ऑन करके बताते कि इस योग का 100% फल लेने के लिए कुंडली में लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है। या हम किसी भी शुभ योग की बात करें तो उसका 100% यूटिलाइजेशन होने के लिए कुंडली में लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है। और यहाँ पे ये चीज स्पष्ट तौर पर कंडीशन में जोड़ दी गई है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है शंख योग बनने की? कि लग्नेश कुंडली में बलवान होना चाहिए। मतलब लग्नेश किसी अच्छे भाव में होना चाहिए, चाहे अपनी उच्च राशि का हो या स्वराशि का हो या अति मित्र राशि का हो या मित्र राशि का हो। तो ये इस तरह अगर स्थिति है तब जाकर, और बहुत ज्यादा पापा ग्रहों से पीड़ित ना हो, तब जाकर के हम कहेंगे कुंडली में लग्नेश मजबूत है। तो शंख योग बनने की जो पहली अनिवार्य कंडीशन है वो ये कि लग्नेश मजबूत होना चाहिए। और दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये है कि कुंडली में 5वें भाव का जो स्वामी है और कुंडली का जो 6वें भाव का स्वामी है, ध्यान दीजिएगा, ये शंख योग बनने की दूसरी अनिवार्य कंडीशन है कि जो कुंडली में 5वें भाव का स्वामी है और कुंडली में जो 6ठे भाव का स्वामी है, दोनों परस्पर एक दूसरे से केंद्र स्थान में होने चाहिए। दोनों परस्पर एक दूसरे से केंद्र स्थान में होने चाहिए। मतलब दोनों जब हम एक दूसरे से, जब हम 5वें भाव के स्वामी से 6ठे भाव के स्वामी तक की गिनती करें या 6ठे भाव के स्वामी से हम 5वें भाव के स्वामी तक गिनती करें, तो दोनों एक दूसरे से केंद्र स्थान की दूरी पर। तो पर एक जनरल बात कर ले, केंद्र स्थान कौन कौन से होते हैं कुंडली के? मतलब दूरी की बात करते हैं, भाव की बात नहीं कर रहे हैं। तो कुंडली में जो पहला भाव होता है उसको, चौथे भाव को, 7वें भाव को, 10वें भाव को हम केंद्र स्थान मानते हैं। लेकिन यह हम लोग लग्न के रिस्पेक्ट से देखते हैं। लेकिन जैसे कि इस डिफिनीशन में कहा गया है कि 5वें भाव के स्वामी और 6वें भाव के स्वामी परस्पर एक दूसरे से केंद्र स्थान में हो, जिसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी एक को वो मानेंगे, आदर्श मानेंगे, आदर्श पॉइंट, फिर वहां से गिनेंगे। मान लीजिएगा जब हम 5वें भाव के स्वामी से गिनती स्टार्ट करते तो 5वें भाव के स्वामी को हम आदर्श मान लेते हैं।
तो जब हम पंचम भाव के स्वामी से गिनती शुरुआत करते हैं, तो पंचम भाव के स्वामी से जब हम जहां भी कुंडली में स्थित हैं वहां से हम गिनती शुरू करते हैं, तो छठे भाव का स्वामी उससे अगर केंद्र स्थान की दूरी पर है, मतलब छठे भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी के साथ या तो युति में हो, या छठे भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी से चौथे भाव में हो, या छठे भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी से सातवें भाव में हो, या छठे भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी से 10वें स्थान में हो, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से केंद्र स्थान पे। वही अगर इसको हम रिवर्स कर लें, अगर हम छठवें भाव के स्वामी को आदर्श मान करके पंचम भाव के स्वामी तक की गिनती को गिनें, तो अगर छठवें भाव के स्वामी को जब हम आदर्श मान लेंगे, तो छठे भाव के स्वामी से अगर पंचम भाव का स्वामी युति में है तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, या फिर छठे भाव के स्वामी से पांचवें भाव का स्वामी चौथे स्थान की दूरी पर है तो भी कंडीशन पूरी होगी, या फिर छठे भाव के स्वामी से पंचम भाव का स्वामी सातवें भाव की दूरी पर है तो भी कंडीशन फुलफिल होगी, या फिर पंचम भाव का स्वामी छठे भाव के स्वामी से 10वें स्थान की दूरी पर हो तो भी कंडीशन फुलफिल होगी। लेट सपोज मान लीजिए, इसको इस कुंडली से क्लियर करते हैं कि लेट सपोज मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो पांचवें भाव में जो राशि आ रही है वो आ रही है वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल, और कर्क लग्न की कुंडली में जो छठे भाव में जो राशि आ रही है वो है धनु राशि, जिसके स्वामी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। तो अगर हम कर्क लग्न की कुंडली का हमने एक सैंपल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए लिया हुआ है, आप अपनी कुंडली के अनुसार देखिएगा कि पंचम भाव में जो कर्क लग्न की कुंडली में राशि आ रही है वो वृश्चिक राशि है, छठे भाव में जो राशि आ रही है धनु राशि, जिसके स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति। तो गुरु और मंगल और गुरु यहाँ पे पांचवें भाव और छठे भाव के स्वामी हुए। तो मंगल और गुरु जब आपस में एक दूसरे से केंद्र स्थान में हो तब जाकर के जो अनिवार्य कंडीशन है संख्योग बनने की वो पूरी होगी। जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर गुरु मंगल युति में हो तब जाकर के संख्योग बन जाएगा, या मान लीजिए गुरु से मंगल चौथे भाव में हो तो जाकर के बन जाएगा, अनिवार्य कंडीशन पूरी हो जाएगी, या गुरु से मंगल सातवें भाव में हो तो जाकर के कुंडली में संख्योग बनने की अनिवार्य कंडीशन पूरी हो जाएगी, या मंगल गुरु से 10वें भाव में हो। तो यहां देखिए मंगल गुरु से 10वें भाव में है, जब दूसरा पहले वाले से केंद्र स्थान में होगा तो ऑटोमेटिकली जो पहला दूसरा वाला है वो पहले वाले से केंद्र स्थान में होगा, पहले वाला दूसरे वाले से केंद्र स्थान में होगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि मंगल गुरु से 10वें भाव में है, तो जब हम मंगल से गुरु की ओर गिनेंगे तो जो गुरु है वो मंगल से चौथे भाव में है, तो दोनों एक दूसरे से केंद्र स्थान में हो गए। उसी तरह मान लीजिए जब मंगल हमने यहां सातवें भाव में लिखा तो यहां पे ध्यान दीजिएगा मंगल गुरु से चौथे भाव में है, और अगर हम मंगल से गुरु की ओर गिने तो जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो इस उदाहरण में मंगल से 10वें भाव में है। तो अगर दूसरा वाला पहले के सापेक्ष में केंद्र स्थान में है तो ऑटोमेटिकली जो पहले वाला है वो दूसरे स्थान से केंद्र स्थान में होगा, चाहे फॉरवर्ड देखिए चाहे रिवर्स देखिए। फिर अगर दूसरा पहले वाले के रिस्पेक्ट में केंद्र में है तो पहला वाला ऑटोमेटिकली दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में केंद्र में आ जाएगा। तो इस तरह से मान लीजिए कुंडली में पूरी होती है दूसरी अनिवार्य कंडीशन संख्योग बनने की। तो जब ये दोनों कंडीशन मतलब लग्नेश कुंडली में मजबूत हो और कुंडली के जो पांचवें भाव का स्वामी है और जो छठे भाव का स्वामी है वो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष, दोनों परस्पर एक दूसरे से केंद्र स्थान में जब होंगे तब जाकर के कुंडली में संख्योग का निर्माण होगा। और इसी पुस्तक में संख्योग की परिभाषा और बताई गई है, उसको समझ लेते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे उदाहरण के ऊपर, फिर हम लोग बात करेंगे फल के ऊपर। देखिए मैं यहाँ पे सैंपल डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग देखिएगा संख्योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो संख्योग बनने की अब हम दूसरी परिभाषा पर बात कर लेते हैं। तो दूसरी परिभाषा ये कहती है, जहां पे पहली परिभाषा में कहा गया था कि लग्नेश बली होना चाहिए, तो जो दूसरा वर्जन है संख्योग बनने का उसकी परिभाषा में कहा गया है पहली कंडीशन कि 9th हाउस का लॉर्ड मतलब नवम भाव का स्वामी कुंडली में
मजबूत स्थिति में होना चाहिए। मतलब नवमेश कुंडली, नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश कुंडली के किसी स्वभाव में, चाहे उच्च राशि का हो, चाहे स्वराशि का हो, या अति मित्र राशि का हो, या मित्र राशि का हो, तभी और पापा ग्रहों से बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, तब जाकर के कंडीशन फुलफिल होती है। तो जो दूसरी डिफिनीशन बताई गई है संख्योग बनने की, उसमें पहला पार्ट ये अनिवार्य कंडीशन ये है कि नवम भाव का स्वामी मजबूत होना चाहिए। फिर जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन बताई गई है, दूसरी डिफिनीशन में उसको समझ लेते हैं। तो संख्योग बनने की जो दूसरी डिफिनीशन बताई गई है, उसमें यह कहा गया है कि कुंडली में आपके जो भी लग्न की कुंडली, उसमें देखिएगा कि लगन भाव का स्वामी अर्थात लग्नेश चर राशि में हो। ये चर राशियां कौन कौन सी होती हैं? तो कुंडली में अगर हम चर राशि की बात करें, जिसे हम कहते हैं मोबाइल राशियां या चलायमान राशियां, तो जो अगर हम चर राशि की बात करते हैं तो कुंडली में मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये 4 राशियां ऐसी हैं, मतलब पहला नंबर, चौथा नंबर, 7वां नंबर और 10वां नंबर, मतलब मेष, कर्क, तुला, मकर, ये 4 राशियां ऐसी हैं जिन्हें हम चर राशि कहते हैं या मोबाइल राशि कहते हैं, चलायमान राशि कहते हैं। तो संख्योग बनने की जो दूसरी डिफिनीशन में जो अनिवार्य कंडीशन बताई गई, वो ये कहा गया है कि लग्नेश, लगन का स्वामी अर्थात लग्नेश चर राशि में होना चाहिए, और साथ ही साथ लग्नेश तो चर राशि में होना चाहिए, मतलब चाहे मेष लग्नेश चाहे मेष राशि में हो, या कर्क राशि में हो, या तुला राशि में हो, या मकर राशि में हो, तो लग्नेश इस अनिवार्य कंडीशन को पूरा करेगा। और साथ ही साथ कहा गया कि कुंडली में जो दसम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश है, वह भी कुंडली में किसी चर राशि में स्थित होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, चर राशियां कौन कौन सी हो गई? मेष, कर्क, तुला और मकर। तो जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन बताई गई दूसरी डिफिनीशन में, वो ये है कि लग्नेश भी चर राशि में होना चाहिए कुंडली में, और दसम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश भी कुंडली के किसी चर राशि में होना चाहिए। चर राशियां क्लियर है, मेष, कर्क, तुला, मकर। तो अगर लग्नेश कुंडली के किसी चर राशि में स्थित है और दशमेश भी, दसम भाव का स्वामी दशमेश भी कुंडली के किसी चर राशि में स्थित है, और नवम भाव का स्वामी कुंडली में बली है, तो जो ये सारी अनिवार्य कंडीशन ये है संख्योग बनने की दूसरी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, वो फुलफिल हो जाएगी। तो इसको कैसा हो सकता है उसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये कर्क लग्न का एग्जांपल हमने लिया हुआ है, और जैसे कि मैंने बताया था आपको, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, मेष राशि, ये 4 राशियां चर राशि की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, मोबाइल राशियां हैं, चलायमान राशियां हैं। तो सबसे पहले अगर हम लग्नेश की बात कर लेते हैं, लग्नेश बनते हैं चंद्रमा। अब अगर मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं कि चंद्रमा तुला राशि में है, तो जैसा कि डिफिनीशन में बताया गया है कि चंद्रमा कर्क लग्न की कुंडली में, अगर आपको सैंपल डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, तो कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश बनते हैं चंद्रमा, जो कि तुला राशि में विराजमान है, और तुला राशि एक चर राशि है। तो लग्नेश ने वो कंडीशन फुलफिल कर दी, अनिवार्य कंडीशन की लग्नेश चर राशि में होना चाहिए। और दूसरी जो अनिवार्य कंडीशन है वो ये है कि साथ ही साथ दशमेश भी कुंडली में किसी चर राशि में होना चाहिए। तो जब हम कर्क लग्न की कुंडली की बात करते हैं मित्रों, तो दसम भाव में जो राशि आती है वो आती है मेष राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। कर्क लग्न कुंडली में दसम भाव में मेष आती है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो मंगल कुंडली में अगर किसी चर राशि में स्थित है, मान लीजिए कि मंगल कुंडली में मकर राशि में स्थित है, जो इनकी उच्च राशि भी है, तो एज अ डिफिनीशन, तो अगर देखेंगे, अगर कुंडली में 9th हाउस का लॉर्ड, मान लीजिए 9th हाउस यहाँ पे कौन से, मीन राशि, जिसके स्वामी तो है गुरु। अब मान लीजिए गुरु यहाँ पे लग्न स्थान में उच्च के हैं, तो जो सबसे पहली अनिवार्य कंडीशन थी कि नवमेश अर्थात नवम भाव का स्वामी कुंडली में बली होना चाहिए, तो नवम भाव में मीन राशि आ रही है, जिसके स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, जो कि लग्न स्थान में उच्च राशि का है। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, कुंडली में एग्जैक्ट उदाहरण से ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो कुंडली में फर्स्ट डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि नवम भाव का स्वामी कुंडली में किसी मजबूत स्थिति में होना चाहिए। तो यहां पे आपको दिखा दिया कि नवमेश कुंडली के लगन में उच्च राशि में है, तो नवमेश चाहे उच्च राशि में हो, चाहे स्वराशि में हो, या अति मित्र राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब दूसरी देखिए, दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये कही गई है
कि लग्नेश कुंडली की चर राशि में होना चाहिए, कुंडली में किसी चर राशि में होना चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, कर्क लग्न कुंडली है जिसके लग्नेश बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा चौथे भाव में तुला राशि में स्थित है और तुला राशि चर राशि है। तो बताई गई कंडीशन के अनुसार ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। फिर जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन थी वो ये थी कि दसम भाव के स्वामी, तो आप देखेंगे कर्क लग्न कुंडली में दसम भाव में मेष राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं मंगल, तो दशमेश भी कुंडली में किसी चर राशि में स्थित होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दशमेश बनते हैं मंगल जो कि मकर राशि में स्थित है, और मकर राशि चर राशि की श्रेणी के अंतर्गत आने वाली राशि है, मोबाइल राशि या कहें चलायमान राशि के अंतर्गत आने वाली राशि है। तो जो तीनों अनिवार्य कंडीशन है, नवमेश भी कुंडली में बली है, नवम भाव के स्वामी भी कुंडली में बली है, और लग्नेश भी कुंडली में चर राशि में स्थित है, और दशमेश भी कुंडली में चर राशि में स्थित है। तो फलस्वरूप इस कुंडली में संख्य योग बनने की सारी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। तो इसे के अकॉर्डिंग, दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस तरह से कुंडली में संख्य योग बन सकता है। तो मैंने आपको दोनों डेफिनेशन बताई है, आप अपनी कुंडली में देखिएगा क्या किसी भी एक डेफिनेशन से आपकी कुंडली में संख्य योग बन रहा है। तो अगर संख्य योग बन रहा है तो उसके फल पे बात कर लेते, फिर हम एक चार्ट के माध्यम से डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। तो अगर कुंडली में संख्य योग अगर बन रहा है तो कहा गया ऐसा जातक परोपकारी स्वभाव का होता है, सुखों मतलब मटेरियलिस्टिक डिजायर उसकी ज्यादा होती है, जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त करने की कामना उसकी ज्यादा होती है और वो प्राप्त भी करता है, सुख और समृद्धि से संबंधित संसाधन। ऐसा व्यक्ति कह लीजिए कि ब्लेस्ड होता है भगवान की तरफ से, उसके पास उसका अच्छा कुटुंब होता है, उसका परिवार होता है, उसके वाइफ होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, धन समृद्धि से उसके पास सारी चीजें होती हैं। ऐसा व्यक्ति परोपकारी स्वभाव का होता है, मानवतावादी होता है और सही कर्म करने वाला होता है, सही रास्ते पर चल करके कर्म करने वाला होता है, जीवन में सही पथ पर चल करके अपने कर्म क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने वाला होता है, मतलब किसी राइट पाथ में अपना करियर वो स्टैब्लिश करता है ऐसा व्यक्ति। तो संख्य योग बनने पे वो जीवन में धन समृद्धि प्राप्त करता है और ईश्वरीय कृपा दृष्टि उसके ऊपर रहती है, वो धन समृद्धि तो प्राप्त करता ही करता है, अच्छा कुटुंब उसके पास होता है, परिवार होता है, उसकी वाइफ होते हैं, उसके अच्छे बच्चे होते हैं। ऐसे फल बताए गए हैं संख्य योग के। अब हम लोग एक एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से हम डिमॉन्स्ट्रेशन इसका देख लेते हैं। मैं तो सबसे पहला चार्ट देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये मकर लग्न का चार्ट है, मतलब ये मकर लग्न का चार्ट है। तो मकर लग्न में अगर हम देखिएगा, जो सबसे पहली अनिवार्य कंडीशन, जो अभी हम सबसे पहली डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, जो पहली डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो संख्य योग बनने की फॉर्मेशन है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये कुंडली जो आपके सामने आ रही है, इसमें जो संख्य योग बनने की पहली डिफिनीशन बताई गई है उसके अकॉर्डिंग संख्य योग बनता हुआ दिखाया गया है, उसका हम डिमॉन्स्ट्रेशन इस पर कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा इसमें ये मकर लग्न की कुंडली है। तो मकर लग्न की कुंडली में पंचम भाव में जो राशि आती है वो है वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह, और मकर लग्न की कुंडली में जो छठवें भाव में जो राशि आती है वो मिथुन राशि होती है, जिसके स्वामी होते हैं बुध ग्रह। तो इस कुंडली में हम देख लें क्या जो सारी अनिवार्य कंडीशन बताई गई थी पहली डिफिनीशन के अकॉर्डिंग संख्य योग बनने को पूरी हो रही है। तो मकर लग्न कुंडली में लग्नेश बनते हैं शनि, तो शनि की स्थिति देख लिया जाए। शनि आप देखिए कुंडली के दसम भाव में अपनी उच्च राशि तुला राशि में स्थित है। तो संख्य योग बनने की जो परिभाषा में जो पहली अनिवार्य कंडीशन बताई गई थी कि लग्नेश बली होने चाहिए, तो प्रस्तुत उदाहरण में देखिए कि लग्नेश दसम भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है, तो पहली कंडीशन पूरी हो रही है संख्य योग बनने की। अब हम लोगों ने जो बात की थी कि पंचम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी आपस में एक दूसरे से परस्पर केंद्र स्थान की दूरी पर होने चाहिए। तो इस पहले उदाहरण में देखिए, पंचम भाव में राशि आ रही है वृषभ राशि जिसके स्वामी हैं शुक्र, और छठे भाव में मिथुन राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो अब हम बुध से शुक्र के बीच की दूरी को नापेंगे, क्या दोनों एक दूसरे से केंद्र स्थान की दूरी पर हैं। तो देखिए यहाँ पे बुध और शुक्र कुंडली के चौथे भाव में कंजंक्शन किए हुए हैं, युति किए हुए हैं, और कंजंक्शन का मतलब है कि दोनों एक दूसरे से एक ही भाव में अर्थात लगन में स्थित हैं। तो फलस्वरूप इस कुंडली में पहली डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो सारी अनिवार्य कंडीशन है संख्य योग बनने की वो पूरी हो रही है, जिसके कारण पहली डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इस चार्ट में संख्य योग बन रहा है।
और ऐसे व्यक्ति को संघयोग बनने के सारे फल अपने जीवन में प्राप्त भी हुए। अब तो देखिए, जो हमने दूसरी डिफिनीशन बताई थी संघयोग बनने की, उसकी बात कर ले। तो दूसरी डिफिनीशन में क्या बताया गया था? सबसे पहले यह बताया गया था कि नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश कुंडली में बलवान होना चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण देखिए, तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न कुंडली में नवम भाव में मिथुन राशि आती है, जिसके स्वामी होते हैं बुध, और बुध लग्न में अपनी मित्र राशि में है शुक्र ग्रह के साथ। तो देखिए यहाँ पे जो पहली अनिवार्य कंडीशन है कि नवम भाव का स्वामी कुंडली में मजबूत होना चाहिए। मतलब नवमेश चाहे अपनी उच्च राशि में हो, चाहे स्वराशि में हो, या अति मित्र राशि में हो, या मित्र राशि में हो। तो यहाँ देखिए नवमेश बुध लगन में ही अपनी मित्र राशि में ग्रह में है, मित्र राशि में है। तो फलस्वरूप यहाँ पे नवम भाव का स्वामी की स्थिति सही है। अब जो दूसरी बात कही गई थी, दूसरी अनिवार्य कंडीशन बताई गई थी संघयोग बनने की, कि लग्नेश चर राशि में होना चाहिए। तो देखिए ये तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न कुंडली में लग्नेश बनते हैं शुक्र ग्रह। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शुक्र ग्रह लग्न में ही अपने ही घर तुला राशि में विराजमान है। और जैसे कि मैंने बताया था, चर राशियां कौन कौन सी होती हैं? मेष, कर्क, तुला, मकर। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि शुक्र ग्रह जो कि लग्नेश है इस कुंडली में, वह लग्न में ही तुला राशि में विराजमान है, और तुला राशि चर राशि होती है। और दूसरी अनिवार्य कंडीशन क्या कही गई थी? दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये कही गई थी कि दसम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश भी कुंडली में किसी चर राशि में स्थित होना चाहिए। तो तुला लग्न कुंडली में जब हम दसम भाव की बात करें तो दसम भाव में राशि आती है कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दसम भाव में जो राशि आ रही है कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, वो दसम भाव में ही अपनी स्वराशि कर्क राशि में ही विराजमान है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दूसरी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग संघयोग बनने की यहाँ पे जो सारी मैंडेटरी और अनिवार्य कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। नवम भाव का स्वामी भी बली है, अच्छी स्थिति में है, और लग्नेश भी चर राशि में है, और दसम भाव का स्वामी भी चर राशि में है। तो जितनी मैंडेटरी कंडीशंस बताई गई हैं, अनिवार्य कंडीशन बताई गई, कंपलसरी कंडीशंस बताई गई हैं दूसरी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग संघयोग बनने की, वो इस कुंडली में पूरी हो रही है। तो फलस्वरूप इस कुंडली में दूसरी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग संघयोग का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि संघयोग भाई बनेगा तो बहुत से लोग की कुंडली में किसी में मजबूत बनेगा, किसी में कमजोर बनेगा। तो ये कैसे निर्धारित किया जाए, कैसे इस बात को जज किया जाए कि कौन सा संघयोग मजबूत है, कौन सा कमजोर है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि संघयोग बनने के लिए जो अनिवार्य कंडीशन में शामिल जो ग्रह हैं, वो जितने ज़्यादा कुंडली में मजबूत होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे, उतना ही ज़्यादा कुंडली में मजबूत संघयोग का निर्माण होगा, और उतना ही ज़्यादा जो शुभ फल बताए गए हैं पुस्तक में, वो सारे शुभ फल जातक को अपने जीवन में प्राप्त होंगे। लेकिन अगर जितने जो शामिल ग्रह हैं डिफिनीशन के अकॉर्डिंग वो अगर कमजोर रहे तो संघयोग भी कमजोर हो जाएगा, और उसके जो बताए गए शुभ फल हैं वो भी नाम मात्र जीवन में प्राप्त होंगे। तो संघयोग बनने में जिन जिन ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वो जितनी ज़्यादा मजबूत और शुभ स्थिति में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा शुभ संघयोग का जो फल है वो फ्रूटिफाई होगा, और उसके जो फल हैं वो यूटिलाइज होंगे। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने जानकारी दी ये पसंद आई होगी। तो आपको इसी प्रकार की आगे भी हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे भी इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।